बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल ऑन स्पेशल टीवी। सुनते कानों देखती आंखों को डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी का सलाम मोहब्बत। जैसे कि हमारी तमाम ऑडियंस जानती है कि हम हमेशा एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को प्रमोट करते हैं और बेस्ड ऑन साइंस गुफ्तगू करके डिफरेंट डिजीज़ जो भी आपको होती हैं या आपको होने के चांसेस होते हैं उसके ऊपर अपने एक्सपर्ट को बुला के उनकी एक्सपर्टीज़ जो है वो आप लोगों तक डिलीवर करने की भरपूर कोशिश करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा इस पे हम स्किन के हवाले से ही गुफ्तगू करेंगे, लेकिन चूँकि आजकल इस बर-ए-आज़म समेत हम बर-ए-आज़म अगर एशिया की बात करें तो एशिया में पॉपुलेशन समेत अगर इंडिया और पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पे फ्लड आते हैं, फिर पानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आ जाता है, या बरसात के मौसम के अंदर आपकी स्किन के ऊपर होने वाली क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, क्या सिम्टोमेटिकली चेंजिंग आती हैं, क्या ऐसे एरियाज़ जहाँ पे फ्लड है, पानी का बहाव ज़्यादा है, लोगों के घर उजड़ जाते हैं, फसलें तबाह हो जाती हैं और वो लोग जो रूरल एरियाज़ में रहते हैं फिर उनको शिफ्ट होना पड़ता है, फिर वो घर से बेघर हो जाते हैं। ऐसी कंडीशन में उनकी स्किन के ऊपर क्या क्या बीमारियाँ आ सकती हैं और उनको किस तरह की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है और किस तरह वो अपनी स्किन को जो है प्रिवेंट कर सकते हैं, उसकी प्रोटेक्शन कर सकते हैं और अपनी स्किन की हिफाजत कर सकते हैं। इसी तरह हम देखते हैं लोगों को खारिश पड़ जाती है, फिर लोगों को खारिश से बिगड़ते हुए एक्जिमा, फिर फंगल इन्फेक्शन, फिर डिफरेंट एलर्जीज़ हो जाती हैं। इन सारे मामलात से वो अपने आप को किस तरह महफूज रख सकते हैं, इस पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमने जिस मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट फेमस, मोस्ट एक्सपीरियंस शख्सियत को दावत दे रखी है, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं प्रोफेसर डॉक्टर आतिफ हुसैन काज़मी, जो कि कंसल्टेंट डर्माटोलॉजिस्ट हैं और डिफरेंट यूनिवर्सिटी के एचओडी भी रह चुके हैं। और अगर आप सोशल मीडिया यूज़र हैं या प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ आपका कोई लिंक है तो आप डॉक्टर साहब के नाम से बाखूबी वाकिफ़ हैं। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच, बहुत मेहरबानी सर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच कि हमने शॉर्ट नोटिस के ऊपर जब भी आपसे रिक्वेस्ट की और आपने हमें भरपूर टाइम दिया। अच्छा सर, आज के दौर में जैसे आप देख रहे हैं फ्लड है, हर तरफ यही न्यूज़ वायरल हो रही है कि जी पानी आ गया, लोगों के घर उजड़ गए, सामान बिखर गए सारे। तो ऐसी कंडीशन में क्या कौन कौन सी बीमारियां स्किन के ऊपर होने के खतरात बढ़ जाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात ये होती है कि फ्लड वाटर जब आता है ना सर, घरों में, बाहर मोहल्लों में, सड़कों पे, तो वो पानी जो होता है ना, ये कोई पानी वो साफ़ शफाफ नहीं होता कि जिसमें आप घर के पानी में नहा रहे होते हैं या आपने अपना शावर ऑन किया होता है और लगा, ये पानी है जिसमें सारी गंदगी, जहाँ से ये फ्लड वाटर निकल के आ रहा है वो सारी गंदगी आ रही है। इसमें सीवरेज का पानी भी होता है, इसमें वो गंदगी और वो बैक्टीरिया, जरासीम हैं जो किधर किधर से सारे मिलके तो वो आपके वहाँ आ रहे होते हैं सर। अब ये जो पानी होता है इसकी अपार्ट फ्रॉम अदर बीमारियां स्किन पे भी बहुत असरात हैं। ये जिस तरह आपको पता है स्किन इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, और स्किन को जब हम बात करते हैं तो सर से पाँव तक स्किन ही स्किन है। बिल्कुल ऐसे। तो फ्लड का जो वाटर है इसमें जब आप खड़े हों, आपका घर डूब जाए खुदा ना खास्ता, आप का आना जाना, आपकी मोटर बाइक, गाड़ी, कोई भी आपकी ऐसी व्हीकल जो पानी के अंदर है, या वो जानवर जिनको आप लेके जाते हैं, जो आपके व्यापारी हैं, तो वो बीमारियां इस पानी से बहुत होने का डर है सर। नंबर 1 सबसे बड़ी जो बीमारी है वो खारिश और चंबल है, जिसको एक्जिमा कहते हैं। ठीक। नंबर 2 फंगस है, जिसे दाद या ददरी कहते हैं सर। नंबर 3 खारिश है, जो वबाई खारिश बन जाती है सर। नंबर 4 वो जरासीम या वो ऐसे बैक्टीरिया जो इस पानी में हैं वो आपको काट के आपकी एलर्जी कॉज करते हैं, आपको द्रफड़ पड़ जाते हैं, और उसके बाद जो सबसे बड़ी बात है, आपकी बॉडी में स्मेल आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि जब वो गंदे पानी में आप रहेंगे, ये पानी बह के आ रहा है कहाँ से किधर से गुजर के, तो ये बीमारियाँ, फोड़े, फिंसियाँ और दाने, ये बहुत कॉमन है इसमें। और गर्मी में जिस तरह पित्त के दाने होते हैं पसीने में, वो भी बड़े कॉमन होते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जो ये बीमारियाँ हैं फ्लड वाटर में सर, ये हमें और हब्स में, जिस तरह लाहौर में और आजकल जो मौसम जितना हब्स चल रहा है, यानी बारिश होती है और एकदम स्वेटिंग शुरू हो जाती है, और वो हर बंदा तो एसी अफोर्ड नहीं कर सकता, तो वो अब लोग ये होते हैं बेचारे जो गरीब लोग हैं, जो लेबर क्लास के हैं, उनको
दाने भी निकलने हैं, फोड़े फिंसियाँ भी निकलने हैं, पित्त के दाने भी, पित्त के दानों को प्रिकली हीट कहा जाता है आम सर, जबान में। सर। फंगस मैंने आपको बताई, एक्जिमा बताया, अर्टिकेरिया जिसको तुतूड़े, त्रप्पड़जा, सर। छपाकी कहते हैं। सर। वायरल डिजीजेज भी इसमें फूट जाती हैं, जिस तरह लाखड़ा काकड़ा जिसे चिकन पॉक्स कहते हैं, ठीक। हर्पीज जोस्टर, हर्पीज की इन्फेक्शन, मोके जिनको वॉट्स कहते हैं। तो ये वो बीमारियां हैं कॉमनली जो गर्मी में, पसीने में, हबस में और फ्लड वाटर में देखी जाती है। ठीक। तो सर ये कहा जा सकता है कि फ्लड और जो मॉनसून की बीमारियां हैं ये मिलती जुलती? बिल्कुल कहा जा सकता है। देखें, बात यह है, फ्लड वाटर आएगा तो बीमारियां और बढ़ेंगी। सर। फ्लड वाटर आएगा जब घरों में एंटर होगा तो सारे घर वाले इफेक्ट हो जाएंगे, सर। अनटिल अनलेस कि वो वहाँ से कहीं उनको वैक्यूएट कर लिया जाए। सर। लेकिन जो बीमारियां हैं फ्लड की, हब्स की और जो ये गर्मी की, वो सब एक जैसी हैं। ठीक होगा। अच्छा सर, यहाँ पे हम ये भी देखते हैं कि जब हम दुनिया में ट्रैवल करते हैं तो वहाँ पे लोगों पे हम देखते हैं कि गोरों के अंदर स्किन बहुत चमकदार होती है, गोरी होती है। हमारे यहाँ चूँकि गंदमी स्किन है और लोग कोशिश करते हैं कोई ऐसे इंजेक्शन लगवाए जाएं, ऐसी दवाइयाँ ली जाएं कि हम गोरे हो जाएं। तो बेसिकली हमारी गंदमी स्किन रखने के पीछे राज क्या है? देखें, मौला अली का कौल है कि जब भी अपने आप को किसी से कंपेयर करो सर। तो अपने से नीचे वाले को देखो, ठीक। फिर पता चलेगा कि अल्लाह ताला ने तुम्हें कितना उससे बेहतर बनाया है। सर। ये बेचारा कोई फ़कीर है, किसी का बाजू नहीं है, टांग नहीं है। सर। तो हम लोग जब ये काला और गोरे की बात देखते हैं तो अल्लाह का शुक्र ही अदा करें कि अल्लाह ने हमें गोरा नहीं बनाया। मैं तो ये कहूँगा ठीक। स्किन कैंसर से बच गए। ठीक है। ये जितने गोरे अगर वहाँ आप बाहर common गए है। हैं, सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड और यूके, यूएसए, सबसे ज़्यादा अगर कैंसर है तो स्किन का कैंसर की बात कर रहा हूँ, तो ऐसे- वो इन ममालिक में जो गोरी स्किन की आप बात कर रहे हैं। जी तो सर। अच्छा, अब होता क्या है, लोग कहते हैं जी वो जो गोरे हैं वो बीचेस पे जाके समुंदर पे लेट जाते हैं सर। और वो जाके धूप लेते हैं, वो अपने आप को टैन करते हैं। वो एक टैनिंग ऑयल होता है, वो लगा लेते हैं जिससे वो कैंसर से बचना चाहते हैं। तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, हम लोग जो हैं हमें ब्राउन स्किन का कहा जाता है। सर। हम ब्लैक नहीं आते, ब्लैक आते हैं हबशी या वो काले लोग जो अफ्रीकन कंट्रीज में हैं, नाइजीरिया में हो गए, उधर कीनिया में हो गए, जिम्बाब्वे में वो लोग। हम लोग ब्राउन। सो ब्राउन लोगों का, हम लोगों को फ़ायदा सबसे बड़ा ये है। अब मेरे पास बहुत लोग आते हैं, डॉक्टर साहब, डॉक्टर आते हैं, मेरे मुंह पे तेल हैं, मेरे मुंह पे छाइयाँ, ये मेरा कैंसर तो नहीं बन रहा। हमें कैंसर के मिनिमम चांसेस हैं, कैंसर हमें भी है, बस बेसल सेल कार्सिनोमा, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, केरेटोएकेंथोमा, बोवेन डिजीज़ और HIV में जो एड्स की बीमारी है उसमें जो कैंसर आता है। तो ये कैंसर सारे हैं, लेकिन हम लोगों में जो स्किन प्रॉब्लम्स हैं हमारी स्किन में, वो उस तरह नहीं है जो गोरों की स्किन में है। ठीक हो गया। अच्छा सर, यहाँ पे ना एक कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ ये भी है कि मसाज करना, मालिश करना। तो लोग ये समझते हैं अगर कोई हल्की फुल्की ईचिंग है तो वो समझते स्किन में खुश्की हो गई, किसी तेल का मसाज करें। तो बीइंग अ कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, आप क्या समझते हैं, मसाज स्किन के लिए फ़ायदेमंद है या वैसे ही लोगों की एक मिथ है? सबसे बड़ी बात है कि आप मसाज किस ऑयल से कर रहे हैं, उसके इंग्रेडिएंट क्या हैं। सर। कोकोनट ऑयल है, तारी मीरे का तेल है, सरसों का तेल है, कौन सा तेल है, पहले तो ये देखना है। नंबर 2, मसाज करने का भी तरीका है। ये ना मसाज करें कि आप अपनी जल्द कोई खुरचना शुरू कर दें, इतना सख्त मसाज करें। वो पुराने ज़माने में जो हमारी बुज़ुर्ग होती थी वो दिमाग का मसाज संडे को करती थी, हमारी नानियाँ दादियाँ, और वो कहती थी कि जी दिमाग की रगें तेज़ होंगी, मेरा बेटा बच्चा बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, लॉयर बनेगा। तो इन मसाज जो होता है, मसाज हम कहाँ देते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट करता है। फिजियोथेरेपिस्ट बताता है, लेट से आपको किसी को फालिज है, किसी को कमर की तकलीफ़ है, किसी को हड्डियों की, पट्ठों की तकलीफ़ है, उसमें मसाज। लेकिन मसाज जो करना है वो मटेरियल क्या यूज़ करना है, ये बड़ा ज़रूरी है। हो सकता है कि आपको एक तेल सूट ना करता हो, मुझे करता हो सकता है कि आपको कोई चीज़ें ना सूट करती हो मसाज के। लेकिन मेरा मशवरा होगा, जब मसाज करें तो अपने डॉक्टर से पूछें, डर्मेटोलॉजिस्ट से, वो आपको बताएगा कि कौन सी ऐसी मॉइस्चराइजिंग लोशन या क्रीम है मेडिकेटेड जिसके मसाज के बाद आपको रिएक्शन नहीं होगा। ठीक हो गया। अच्छा सर, दूसरा हम ये देखते हैं कि जैसे तो हमने फ्लड की भी बात कर रहे थे, फ्लड के दौरान में लोगों को डिहाइड्रेशन भी होती है क्योंकि पानी के मसाइल होते हैं, साफ़ पानी पीने का नहीं मिलता। तो पानी डिहाइड्रेशन स्किन के लिए कितना जो है वो नुकसानदेह हो सकती है? अगर आप पूरा पानी नहीं पीते तो स्किन पे क्या इफेक्ट होते हैं इसके? लेकिन जी पानी अगर नहीं पियेंगे तो सबसे बड़ी बात है कि स्किन आपकी झुलस जाएगी,
रिंकल पड़ जाएंगे, स्किन बिल्कुल आपकी जिसको कहते हैं उसमें कोई टोन नहीं रहेगी स्किन की। हर बंदा देख के आपकी शक्ल को कहेगा भाई तुम्हें क्या हुआ, तुम तो शक्ल से बीमार लग रहे हो, तुम्हारी तो स्किन बड़ी ढलक गई है, तुम्हारी स्किन बड़ी पेल है। तो डिहाइड्रेशन कहते हैं। तो डिहाइड्रेशन में साइन में क्या होता है, आप अगर चुटकी से या अपनी उंगलियों से स्किन को तो खींचेंगे तो स्किन खींची नहीं जाएगी, उसमें ग्लो नहीं होगी। सो जो पानी है और फ्रूट्स और जूसेस हैं, खाली पानी की बात नहीं कर रहा, फ्रूट्स और जूसेस की भी कर रहा हूँ, ये बड़े ज़रूरी हैं आपके चेहरे की ग्लो के लिए, जिस्म की ग्लो के लिए। और पानी तो इतना ज़रूरी है। पानी क्यों ज़रूरत है? किडनीज को साफ़ करने के लिए पानी की ज़रूरत है, ब्लड में, बॉडी में आपके इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है पानी। जब ये पानी नहीं पीते तो आप में नमकियात कम हो जाती हैं, आप में सॉल्ट कम हो जाता है पानी के साथ, वो ना आप लेंगे। इस वजह से पानी का पीना और पानी रेगुलर लेना वो बहुत ज़रूरी है। और गर्मियों में इस मौसम में बरसात के कम से कम 2.5 to 3 लीटर्स ऑफ वाटर आपने पीना है, लाजमी है। लाजमी है जी। ठीक है। अच्छा सर, यहाँ पे ना हम देखते हैं डिफरेंट, जैसे एआई का दौर है, आईटी का दौर है, तो लोगों तक इन्फॉर्मेशन भी पहुंच जाती है, समटाइम रॉन्ग इन्फॉर्मेशन भी पहुंचती है। तो लोगों का ये ख्याल होता है कि जैसे ही आप धूप में निकलते हैं तो कोलेजन जो है वो आपका कम हो जाता है, या आप वॉक अगर करते हैं धूप में तो आपकी स्किन जो है ना वो डैमेज होना शुरू हो जाती है। तो क्या ये कोलेजन इस तरह का ही होता है कि धूप से ये ख़त्म हो जाता है? यार मेरी बात सुनो, सारी ज़िंदगी आपके हमारे बुज़ुर्ग धूपों में रहे। नबी पाक और हमारे सहाबा जो थे 1400-1500 साल पहले, वो एयर कंडीशन में रहते थे, वो तो डेजर्ट्स में रहते थे, ऐसे ही वो चलते थे ऊँटों पे तो धूपों में रहते थे, चलना पड़ता, कई दिन महीने लग जाते थे, तो वो रहते थे वहाँ। यार ये जो बातें हैं, ये जो मरीज हमारे गूगलोपैथिक पेशेंट हैं, आपने ये टर्म सुनी है गूगलोपैथिक? ये आपसे सुनी, ये मेरे से सुनी है, मैं इनसे तंग आया हूँ भाई। गूगल पे और नेट पे जो ये पढ़ते हैं ना, मेरे पास मरीज आता है, डॉक्टर आतिफ ये तो मैंने दवाई नहीं खानी, स्टीरॉयड हाँ पर लिख दिया, मर जाऊंगा मैं, मर जाऊंगी मैं कहा जी कहाँ? गूगल पे लिखा हुआ है। भाई गूगल पे अगर लिखा हुआ है तो नुस्खा भी वहाँ लिखा हुआ है, वहाँ मेरे पास क्यों आके मुझे फीस देते हो? गूगल से ले लो। मैं इनको कहता हूँ गूगलोपैथिक पेशेंट। अच्छा, ये एक बात और बताता चलूँ इन्हीं मरीजों के लिए कि गूगल और नेट जो है ये सही इंफॉर्मेशन नहीं देता। एक दवाई रिसर्च में है, ठीक, एक दवाई की अभी दुनिया में रिसर्च अभी वो रिकग्नाइज्ड ही नहीं है, और वो गूगल और नेट पे उनके बारे में लिखना शुरू कर देते हैं कि जी आ रही है। सो मैं ये समझता हूँ कि आपने कोई ऐसा काम नहीं करना जो आप खुद पढ़ के, जितने मर्जी आप पढ़े लिखे हों, बिल्कुल ऐसे, लेकिन आप ये कहें कि मैं सेल्फ मेडिकेशन करूं, इतने नुकसानात हैं, इतने नुकसानात हैं। अब दवाइयां हैं, मैं आपको बताऊं, आप माशाल्लाह बहुत बड़े फिजिशियन हैं, आप कब से काम कर रहे हैं। एंटीबायोटिक्स जो हैं सर, अब जब तक डॉक्टर डोज नहीं बताएगा मरीज को, मरीज किस तरह एंटीबायोटिक खा सकता है? ऐसे आप ये तो नहीं कर सकते, उसके वेट और हाइट के अकॉर्डिंगली वो देना है। फिर आप डॉक्टर अब कहते हैं जी ये गोली एक सुबह एक शाम, या एक सुबह दोपहर शाम, मरीज कहता है मैं 4 सुबह खाऊंगा 4 शाम को खाऊंगा, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। बात हो गई। स्टीरॉइड्स जिसका एक बड़ा वाविला होता है, वो मर गए कर गए। स्टीरॉइड जो होते हैं, आप अगर देखें डोज बियॉन्ड लिमिटेड डोज कोई भी दवाई लेंगे कॉम्प्लिकेशन आएगी, ठीक है। आपने स्टीरॉइड भी हम जब देते हैं मरीज को तो वो उम्र, वेट, एज और उसके अलावा सबसे बड़ी बात है कोमॉर्बिडिटीज। कोमॉर्बिडिटीज का क्या मतलब है? शुगर, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, ब्लड प्रेशर, किडनी प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम, उसको देखते हुए देता है डॉक्टर। तो ये नहीं होता कि अगर स्टीरॉयड एक दिए हैं तो आपको मरने के लिए दिए हैं, हमने शफा देनी है कि आपको हमने जिंदगी से उठा देना है। तो बात ही होती है, डॉक्टरों को पता होता है, लेकिन आप जब गूगल पढ़ के आते हैं तो मैं तो बड़ा फ्रस्ट्रेटेड होता हूँ उस वक्त। मैं आपको साफ बात बताऊँ, मैं तो मरीजों को ऐसों को आई डोंट लाइक, क्योंकि आपने अगर खाली गूगल और नेट से पढ़ के आकर और बताना है तो फिर आप घर में वही इलाज करें। वाई डू यू कम एंड पे टू द डॉक्टर? आप वो गूगल खोलो, मुझे आज खांसी है, बलगम है, 4 दवाइयाँ खाओ, उसको नुस्खा लिख लो, खा लो। डोंट कम टू योर डॉक्टर। क्यों आते हैं? ठीक, ये बात है। अच्छा सर, दूसरा ये कोलेजन जो है इसका हमारी स्किन पे रोल क्या होता है, और ये बॉडी में होती कितनी है, और हमें इंटेक बाहर से करना चाहिए या नहीं? देखिए जी, कोलेजन की बात, आपने जो धूप की बात की थी ना, मैंने आपको नबी पाक के ज़माने से बता दिया। बिल्कुल सर। कोलेजन फाइब्रस टिश्यू ये डर्मिस के अंदर होता है, और डर्मिस क्या चीज़ है? सबसे ऊपर एपिडर्मिस है, फिर डर्मिस है। डर्मिस वो चीज़ है कि, और इसमें होते हैं इलास्टिक फाइबर्स। हमारी जो स्किन है, अगर नॉर्मली हम यहाँ खींचते हैं चेहरे की स्किन को तो ये वापस क्यों चली जाती है? अगर हम खींचे यूं तो ये यूं ही की यूं रहे, क्यों जाती है? ये कार्टून में नहीं आप देखते कि स्किन खींचते, तो इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि हमारे में कोलेजन
और हमारे में फाइब्रस टिश्यू और इलास्टिक फाइबर्स इतने हैं स्किन के कि वो इसको प्रॉब्लम नहीं देते। गोरी स्किन जो है उसमें कोलेजन और इलास्टिक टिश्यूज और फाइबर, जब वो गोरा जाता है ना धूप में, अल्ट्रावायलेट लेज रहता है, तो वहाँ उसका वेयर एंड टेयर बहुत होता है। हमारे फेस पे, हमें जो ब्राउन पीपल हैं, हमें कोलेजन का कोई मसला नहीं होता अनटिल अनलेस कि हमें अल्लाह ना करे कि कोई ट्रॉमा हुआ हो, कोई बहुत चोट लगी हो, बर्न हो गई हो स्किन जिसने कोलेजन ही उड़ा दिया, वहाँ हमें प्रॉब्लम आती है। लेकिन कोलेजन के लिए डाइट अच्छी रखें, नंबर 1, फ्रूट्स और जूसेस ज़्यादा लें, दूध ज़्यादा पिएं और प्रोटीन लें, मिनरल्स लें, तो कभी भी आपको कोलेजन का मसला नहीं आएगा। ठीक हो गया। अच्छा सर, ये सारी चीज़ें तो आप इतने ज़बरदस्त अंदाज में बताते हैं, क्योंकि मुझे भी डिफरेंट एंगल से सवाल रखना होता है, ताकि मैं सोचता हूँ कि जो भी हमारा लोअर लेवल पे भी कोई बंदा सुने तो उसको बात प्रॉपर समझ आ जाए कि ये बात किस एंगल से मुझे समझ आती है, क्योंकि कुछ लोगों को डायरेक्ट समझ आ जाती है, कुछ को डिफरेंट एंगल से समझ आती है। अगर से हम फ्रूट्स की बात करें तो बीइंग अ कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, आपके नज़दीक कौन सा ऐसा फल है जो स्किन को ज़्यादा प्रोटेक्शन देता है? एनी फल विच कंटेन्स विटामिन सी, ठीक, किन्नू, माल्टा, संतरा, अमरूद, आलू बुखारा, अनार, अपना क्या कहते हैं अंगूर, सर ये वो फल हैं जिनमें विटामिन सी और मिनरल बहुत हैं। तो हम यूँ क्यों, आप अब अपनी प्रैक्टिस में या मैं जब करता हूँ, हम मरीजों को विटामिन सी क्यों देते हैं? इसीलिए देखिए ना, आपके पास मरीज आएगा खुद कहता है डॉक्टर साहब मुझे कोई विटामिन सी का कैप्सूल, कोई लोशन दे दें, सीरम दे दें। तो विटामिन सी हमारी स्किन के लिए मैंडेटरी है, और विटामिन सी इन फ्रूट्स में बहुत है, ये भरे पड़े हैं फ्रूट्स उसके साथ। तो इस वजह से हम जब विटामिन सी देते हैं, हम ये विटामिन सी बंद कहाँ करते हैं, कौन सी बीमारी में? मैंने प्रोग्राम में विटिलिगो में, बरस में, जब जिन लोगों को फुलबेरी या बरस हो, उनमें हम कहते हैं कि विटामिन सी को अवॉइड करें, क्योंकि वो विटामिन सी जो होती है हमारे मेलानोसाइट्स को जाके इनहिबिट करती है और वो स्किन को पिगमेंट नहीं होने देती। ठीक हो गया। अच्छा सर, हमारे जो रूरल एरियाज़ में लोग रहते हैं, तकरीबन 70% पॉपुलेशन है कि जो रूरल एरियाज़ में होती है, वहाँ पे लोगों को अगर सर में कोई फंगस हो जाती है या कोई एलर्जी खारिश होती है तो लोग दही और लस्सी का इस्तेमाल करते हैं। तो आपके नज़दीक क्या ये एक मिथ है या इसकी कोई बेनिफिट भी है ऐसे बीइंग अ कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट? देखिए, जो देसी टोटके हैं ये आज से तो नहीं चल रहे, हज़ारों साल से चल रहे हैं। सर। लोग लगाते हैं, दही लगाते हैं, घी लगाते हैं, मक्खन लगाते हैं, नींबू पानी यूज़ करते हैं, ये अपना नीम का पानी इस्तेमाल करते हैं। सर, लोग ये कहते हैं कि जी एस्ट्रिंजेंट इफेक्ट होता है, कुछ लोग कहते हैं कि जी दही लगाने के साथ आपके जो बाल होते हैं इनमें ग्लो रहती है, चमक रहती है। कुछ लोग कहते हैं जी घी लगाने के साथ आपकी एक तो दिमाग फ्रेश होता है और आपकी स्किन को। मैं हमेशा एक बात करता हूँ, देसी टोटको जिसको सूट कर गए वो तो पता नहीं क्या बनेगा, जिसको नहीं करते वो उसको ऐसा रिएक्शन देते हैं कि मरीज अगले दिन हमारे पास होता है, डॉक्टर साहब पहचाना भी नहीं जाता। तो मैं ये बात करूँगा, अब ये जो पुरानी बातें हम करते हैं ना, ये तब थी जब साइंस ने तरक्की नहीं की थी। ठीक, ये तब थी कि जिस ज़माने में लोगों को पता ही नहीं होता। अब तो भाई जेनेटिक इंजीनियरिंग का ज़माना है, ऐसे ही एक्सोसोम, स्टेम सेल थेरेपी, AI, चैट GPT, कहाँ से कहाँ दुनिया, रोबोटिक सर्जरी शुरू हो गई है, रोबोट सर्जरी करते हैं, गॉल ब्लैडर है रोबोट निकाल रहा है, अपेंडिक्स है रोबोट निकाल रहा है, लेप्रोटमी है रोबोट कर रहा है, डिलीवरी तक रोबोट्स कर रहे हैं। अब तो दुनिया बदल गई है, अब तो दुनिया सिमट गई है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा सर, जैसे कि हम बात कर रहे थे फ्लड और मानसून की, इस दौरान में हम देखते हैं कि मच्छर और डिफरेंट किस्म के कीड़े मकोड़े, मॉस्किटो निकलना शुरू हो जाते हैं। तो इससे स्किन के ऊपर क्या डिजीज़ ऐसी कॉमन हो सकती हैं जिससे लोग अपने आप को महफूज रखें? सबसे बड़ी बात तो डेंगू इस मौसम में, जो बरसात का मौसम है और ये आता है, फ्लड्स आते हैं, डेंगू इज़ वेरी कॉमन इनसे। नंबर 2, ये जो आप कीड़े मकोड़ों की बात कर रहे हैं, इससे बचने के लिए हमारे पास इंसेक्ट रिपेलेंट लोशंस मिलते हैं मार्केट में, वो हम पूरी बॉडी पे लगा लेते हैं रात को सोने से पहले या दिन को, ताकि बाजू टांगे उससे बची रहें और कोई जो ये कीड़े मकोड़े या बरसाती कीड़े हैं, बग्स जैसे कहते हैं, इंसेक्ट्स, ये हमें काटें तो हमें रिएक्शन ना हो। तो ये जितने भी जानवर छोटे छोटे होते हैं, इवन फ्लड हो ना हो, बरसात में अगर आप अपनी नारी खोरें कपड़ों की, उसमें भी दीमक लगी होती है। आपके कपड़े के सिले होते हैं जिसको कहते हैं गीले गीले होते हैं, उनमें भी नमी आ जाती है। सो बात सबसे बड़ी है कि इन हालात में हमें एक काम करना है, इस्त्री कपड़े के ऊपर से भी करनी है और अंदर से भी करनी है। ये बड़ी ज़रूरी बात कर रहा हूँ, बोथ साइड लोग करते हैं। नॉर्मली तो इस्त्री बाहर से की जाती है, लेकिन मैं ये क्या करता हूँ, बरसात में इस्त्री ऊपर से करके अंदर से भी इस्त्री करो, ताकि वो जरासीम, वो कीड़े मकोड़े, वो बग्स जो अंदर
चिपके हुए हैं वो भी उसके साथ मर जाए। ठीक है, यानी उसका भी फायदा होता है जी हाँ, रिलेटेड। बिल्कुल जी। अच्छा सर, इस बरसात के मौसम में कुछ लोगों को एक्नी ज़्यादा निकलना शुरू हो जाते हैं, तो उसके निकलने की वजूहात क्या होती है और उसको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता देखिए एक्नी जो है वो तो सेबेशियस ग्लैंड्स हमारे जो होते हैं सीबम स्क्रीट करते हैं, जिसको ऑयली स्किन कहते हैं, ऑयल बन जाता है। सर हमारे पोर जो होते हैं वो गर्मी और हबस में बंद हो जाते हैं। अक्सर औकात वो कहते हैं जी मेरे पास मरीज आते हैं, डॉक्टर साहब मेरे तो पोर्स ये देखें, ये तो बन ब्लैक हेड्स बन गए, वाइट हेड्स बन गए। तो बात क्या है, हमने अपने आप को फ्रेश रखने के लिए फ्रूट्स और जूसेस लेनी है। दिन में चेहरे को 3-4 दफ़ा हमने धोना है। ठीक। ये ज़रूरी नहीं है कि साबन लगाएं, फेस वॉशेस मार्केट में मिलती हैं, हम लोग खुद देते हैं मरीज़ों को ऐसी दवाइयाँ बना के जिसके साथ चेहरे पे ग्लो आती है। तो मेरा मशवरा ये होगा कि जिन लोगों को कील मुहासे हैं और स्पेशली गर्मी में, पसीने में, हबस में, जब हमारे पोर्स पसीने के साथ बंद हो जाते हैं तो हमें ये चाहिए कि हम वो चेहरे को बार बार दिन में 5-6 दफ़ा धोएं और बार बार ब्रश उसको टॉवल से साफ़ नहीं करना, टिश्यू लेके हल्का सा डैब कर दें ताकि वो आपका जो स्किन है वो नॉर्मल रहे। जी नाजरीन, हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर आतिफ हुसैन काज़मी बड़े मज़े की और मुदल्लिल गुफ्तगू जारी रखे हुए हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। यहीं पे वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो सर के साथ डिफरेंट एंगल्स के साथ कई और सवालात रखेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं हेल्थ स्पेशल प्रोग्राम और आज हमारे स्टूडियो में मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट फेमस, मोस्ट एक्सपीरियंस शख्सियत जो हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोफेसर डॉक्टर आतिफ हुसैन काज़मी। डरमा में अगर आप कोई नाम किसी भी जगह पे कोई सर्च करते हैं, क्योंकि आजकल सर कहते हैं कि गूगलोपैथिक पेशेंट बहुत आते हैं तो गूगलोपैथिक अगर कोई है वो वहाँ पे लिखे तो सर का जब नाम लिखेगा तो उसको 45 ईयर्स का जो एक्सपीरियंस है और सर की जो एक्सपर्टीज़ है वो भी उसके सामने आएगी। तो उसको भी मद्देनज़र रखते हुए जब आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे होते हैं तो सर की एक एक बात जो है वो एक लॉजिक होती है, एक पूरी साइंस होती है। वो आप लोगों को समझाने के लिए डिफरेंट एंगल्स हम यूज़ करते हैं ताकि आप लोगों को हमारी बात प्रॉपर तरीके पे आसानी से समझ आ सके। अच्छा सर, जैसे कि हम फ्लड और मानसून की बात कर रहे थे, इस दौरान में हमने देखा कुछ लोग मजबूर हो जाते हैं कि उनको जानवरों के साथ सोना पड़ता है, क्योंकि उनके पास जगह नहीं होती। पहले तो जानवरों की अलग थी, फ्लड से सारा कुछ ख़त्म हो गया। अब उन्होंने अपने जानवरों की हिफाजत भी करनी है और उन्हीं के साथ सोना है, तो वो अपनी स्किन को प्रोटेक्ट कैसे करें? बात सबसे बड़ी ये है कि जब आप जानवरों के साथ सोते हैं तो जानवरों से बीमारियां तो आती ही आती हैं। सर आपके पास नॉर्मल अगर घर में जानवर हो, जैसे कुत्ते, बिल्लियां, कबूतर, तोते, मुर्गियां, बकरी जिन्होंने रखे होते हैं, नॉर्मल दिनों में उनसे बीमारियां, फंगस आ जाती है, स्केबीज हो जाती है, पेडिकुलोसिस होती है, जुएं पड़ जाती हैं। सो बात ये है कि जब आप जानवरों के साथ एक जगह पे कन्फाइन होके बैठे रहेंगे और फ्लड में से जानवर आ रहे हैं, आप भी पानी में उसमें हैं, तो फिर तो बीमारियां होनी है। फिर तो जानवर खुद भी बीमार होगा उस पानी से, और जो मालिक है जो उसके साथ बिल्कुल साथ है उसको भी बीमारियां आएंगी। ये तो बड़ा प्रिवेंशन उसकी एक ही है। फिर आप जानवर को ढूंढें या जानवर को बाहर बांधें, आप खुद अंदर जाएं या कुछ करें, जानवर को अपने से दूर करें। और इसके लिए जो गरीब लोग हैं बेचारे, जिनके पास ना कमरा है ना कोई रहने की जगह है, उनके लिए बहुत मसला होता है। ठीक हो गया। तो सर हमने देखा है इस मौसम के अंदर पेडिकुलोसिस यानी जुएं पड़ जाना, लीखें पड़ जाना, खारिश होना सर के अंदर, ये भी आम होता है। तो इसको बीइंग अ कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट आप लोगों को किस तरह बताते हैं कि प्रिवेंट कैसे करें और इसका इलाज क्या है? देखिए जी, जुएं जो पड़ती हैं ना, ये स्कूलों से पड़ती हैं सर। ये जब भी बच्चे स्कूल जाते हैं, स्पेशली बच्चियाँ, लड़के तो अपने बाल कटवा लेते हैं, बच्चियों के तो लंबे लंबे बाल, फिर वो बच्चियाँ खेलती हैं, एक दूसरे के साथ बैठती हैं, उठती हैं। अब ये जुएं लगने वाली बीमारी है एक दूसरे से। बिल्कुल। अब आपकी कंघी मैं इस्तेमाल करूं, मुझे हो जाएगी, मेरी कंघी कोई और करेगा, उसको हो जाएगी, ब्रश करेगा। तो हम उनको कहते हैं जब जुएं पड़ जाएं मरीज़ को कि बेटा पहले तो अपना हेयर ब्रश और कोम अलहदा कर लो। ठीक। बिल्कुल। जो चादर बच्ची कोई सर पे ले रही है, कोई अपना शॉल ले रही है, कोई हिजाब ले रही है, वो शेयर ना करे किसी के साथ। और कोशिश ये होती है कि डेली बच्चे बात लें। और जुओं की दवाइयाँ मार्केट में आ गई हैं, हम जब जुएं देख लेते हैं, लीखें भी कहते हैं, तो ये देख के हम उनको दवाई देते हैं, वो लोशन हफ्ता 10 दिन करते हैं, मरीज ठीक हो जाता है। ठीक। तो सर इसका मौसम के साथ भी कोई लिंक होता है? सर्दी गर्मी ये हर मौसम में? ये ज़्यादातर जुएं जो होती हैं ये इस मौसम में ज़्यादा है, हबस में ये ज़्यादा आती हैं। जितना आप सर को धोते रहेंगे, साफ़ रखेंगे, जितना आपकी हाइजीन अच्छी होगी, जुओं से बचे रहेंगे। हमारे मुल्क में सर में जुएं ज़्यादा होती हैं, बाहर के ममालिक में उनमें जिस्म पे जुएं ज़्यादा हैं। तो इस वजह से वहाँ अगर जहाँ लोग नहाते नहीं हैं, हाइजीन अच्छी नहीं है, वहाँ जुएं पड़ने का डर ज़्यादा है। ठीक हो गया।
अच्छा सर, ये हम देखते हैं कि आज के दौर के अंदर लोग जो है ना वो स्विमिंग पूल, फिर इसके अलावा नहरों, खालों, रजवाओं, इसमें नहाते हैं। तो क्या वहाँ से भी उनको इसी तरह की बीमारियां लग सकती हैं जिस तरह मानसून और फ्लड में लग सकती देखिए बात ये, जो स्विमिंग पूल प्राइवेट हैं या वो स्विमिंग पूल जो घरों में है, उनमें तो क्लोरीन प्रॉपर डली हुई है, सफाई हो रही है वो, लेकिन जो एक जो पब्लिक इज्तिमाई जहाँ होता है, सारा इज्तिमा जमा है और वो नहरी में छलांगे लगा रहे हैं, तो वहाँ तो सांप भी काट सकता है, वहाँ तो कोई और जानवर भी आपको काट सकता है, वहाँ आपको वही बीमारियाँ जो फ्लड की बीमारियाँ मैंने बताई थी वो सब आ सकती हैं। क्योंकि ये जो पानी नहरी पानी है, ये भी तो वो पानी है ना कि जिसमें कितने जरासीम हैं जो हमारे, अच्छा ये पानी, अब इस पानी की बात सुन ले, ये पानी स्किन पे खाली नहीं जा रहा, नाक में भी जा रहा है, मुंह बीच में भी जा रहा है, आंखों में भी जा रहा है, कानों में भी जा रहा है। तो बीमारियां आई कि ना आई, हजार बीमारियां। तो मैं यही कहा करता हूँ कि बच्चों को जब गर्मियाँ आती हैं तो वो हमारे छलांगे लगा रहे होते हैं, नहरों पे आप जाएं, निकल रहे हैं, बड़े खुश होते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि वो कितनी बीमारियां अपने अंदर पाल रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा सर, हमने देखा है कि इस कंडीशन के अंदर जब भी स्किन की कोई डिजीज़ होती है तो लोग हमारे क्लिनिकल ट्रायल में आते हैं। अब वो डिफरेंट किस्म की खुद से कोई ऑइंटमेंट, क्रीम, लोशन या कोई वैसलीन या उसके अंदर कोई दवाइयाँ मिक्स करके एक्जिमा के लिए यूज़ करना शुरू कर देते हैं। लोग ये समझ रहे होते हैं कि खारिश पड़ी हुई है, ये वबाई खारिश है, तो इसको यूज़ करने के लिए ये जो क्रीमें, लोशन, ये स्पेसिफिक हर पेशेंट के लिए अलग होती हैं या कोई भी जो है वो ऑइंटमेंट लगा सकता है, क्रीम, लोशन, कोई भी फकी अर्क? देखिए सेल्फ मेडिकेशन तो कहीं भी अलाउड नहीं होती। ठीक, ये तो पूरी दुनिया में कहीं नहीं है कि आप सेल्फ मेडिकेशन अपनी मर्जी से बना के क्रीमें, लोशन। आपकी स्किन और है सर, आपके भाई की और है, आपकी बहन की और है, वालिद की और है, एक ही दवाई सब पे किस तरह लगाई जा सकती है? बिल्कुल ऐसी, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये हम लोगों ने जो ये काम पकड़ लिया ना कि हम खुद ही दवाइयाँ बना के, क्रीमें बना के, हमसाये से पूछ लिया, उसने कहा छोड़ तू फलाने डॉक्टर के पास ना जा, वो तो इतनी फीस लेता है, 5,000, 8,000, 6,000, ये मेरे पास एक नुस्खा है देसी टोटका, इसको में मिलाओ और तू ठीक हो जाएगी, तू ठीक हो जाएगा। ये गलत है चीज़ें। हमें जब तक जैसे लोग गंधक वगैरह और बिल्कुल ऑयल वगैरह मंगाते हैं, वो हम गंधक और ऑयल देते हैं किसमें? स्केबीज में, जिसको वबाई खारिश कहते हैं रात को। लेकिन ये सब के लिए डिफरेंट बीमारियां एक ही घर में अगर एक जैसी हो तो ट्रीटमेंट डिफरेंट हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि एक ही ट्रीटमेंट सबको दें। ठीक है। अच्छा सर, आजकल हमने देखा कि दौर इस तरह का है कि लोग एस्थेटिक की तरफ भी जा रहे हैं और पॉलर्स की तरफ भी जा रहे हैं, फेशियल भी करवाते हैं, हर शेव के साथ, हर कटिंग के साथ डिफरेंट किस्म के मसाज करवा लेते हैं। क्या ये जो मसाज और फेशियल हैं जो कि पॉलर्स के ऊपर किए जाते हैं, नॉन प्रोफेशनल लोग करते हैं, ये आपकी स्किन को कितना डैमेज करते हैं? देखिए एक बात याद रखें, जो क्वैकरी है सर, जिसको ताई डॉक्टर्स कहते हैं सर, वो तो आपका चेहरा हो, जिस्म हो, कोई भी हिस्सा हो, जब आप उसके पास जाएंगे तो उसको तो पता ही नहीं एनाटमी फिजियोलॉजी क्या है, उसको क्या पता कि फंक्शन ऑफ स्किन क्या है, उसको पता क्या पता है एनाटमी क्या है। अब मैं ये बात करूँगा, जिस तरह ब्यूटी पार्लर की आपने या ब्यूटी सलोन्स की बात की है, वहाँ अगर एक खातून जाती है और उसको वो कील महासों की ट्रीटमेंट करते हैं, वो उसका लेज़र करती है, जो एक मैट्रिक और एफए पास लड़की वहाँ बैठी हुई है सलोन में, तो वो उसका बेड़ा गर्क करेगी कि नहीं करेगी? बिल्कुल ऐसे। अब मेरे पास, मैं डर्माटोलॉजिस्ट हूँ, स्किन स्पेशलिस्ट हूँ, मेरे पास एक औरत आ जाए, डॉक्टर साहब मुझे दुल्हन बनना है, मुझे आप दुल्हन बना दें, मेरी शादी है परसों, मेरा काम तो नहीं दुल्हन बनाना, मेरा क्या काम है? मैंने उसकी स्किन पे ग्लो ला सकता हूँ, दवाई दे सकता हूँ, उसका चेहरा बेहतर कर सकता हूँ, लेकिन दुल्हन बनाना उसका काम है, ब्यूटी सलोन वाली का। ब्यूटी मैनिक्योर पेडिक्योर कराने आ जाएं, स्ट्रीकिंग बालों की कराने आ जाएं, पर्मिंग कराने आ जाएं, स्ट्रेटिंग, वो मेरा काम। सो हर बंदा वो काम करे जो जिसके लिए वो ट्रेंड है। अब ये जितने ब्यूटी सलोन्स वाली हैं, जिन्होंने ये पार्लर्स और जिन्होंने फेशियल्स और जिन्होंने ये पीलिंग वगैरह शुरू की हुई है, मेरा मशवरा ये है कि जब तक वो क्वालिफाइड ना हो आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए। ठीक हो, स्किन डिजीज को ठीक कराने के लिए सिर्फ अपने डर्माटोलॉजिस्ट को मिले। सर, तो सर बीइंग अ कंसल्टेंट डर्माटोलॉजिस्ट, आपके नज़दीक हाइड्रा फेशियल की क्या वैल्यू है या क्या उसकी ऑथेंटिसिटी है? अगर ज़रूरत है तो कराएं। ठीक, हर बंदे को, मैं एक बात करूं, ये जो लेज़र जब से आई हैं, हर बंदा लेज़र की तरफ भागता है। मैं खुद करता हूँ, मैं तो पायनियर हूँ लेज़र का। मैंने शुरू किया था 30 साल पहले, किसी को पता ही नहीं था पाकिस्तान में स्किन लेज़र क्या होता है। आई वॉज द फर्स्ट जो मैं डायोड लेज़र लेके आया
30 साल पहले 1998 की बात है सर। और वो तब आया था 80 लाख रुपए का। लेकिन हर शख्स लेजर का नहीं होता इंडिकेटेड। हम लोगों ने क्या बनाया, मजाक बना लिया। बंदा सिर्फ लेजर हमारे डॉक्टर्स भी कुछ ऐसे हैं जो ब्लैक शीप कहलाते हैं, जो गलत काम करते हैं। ऐसे ही। हर शख्स को लेजर नहीं करना। हर मेरे पास आई टेल यू, मेरे पास खवातीन आती हैं, पैसे पूरे वो थपदी रख देती हैं टेबल पे, मेरा लेजर कर दें, मेरा PRP कर दें, मेरा बोटॉक्स या फिलर कर दें। मैं कहता हूँ उठाओ पैसे, आपको ज़रूरत नहीं। वो कहती है आपको क्या, मैं पैसे दे रही हूँ। उन लोगों को कॉन्सेप्ट ये होता है कि पैसे दे के जो मर्जी करा लो। मैं कहता हूँ जी मेरे पास नहीं कराना, जो बात किसी गली महल्ले में पैसे लेते हैं उससे करा लो, आपको ज़रूरत नहीं है। सो आपको ये बताना है हर मरीज़ को कि लेज़र हर बीमारी का हल नहीं है। ठीक है। मैं आपको अभी भी बताऊँ, मैं मरीज़ जब देखता हूँ अपनी क्लिनिक में, मेरे पास जब मरीज़ आता है तो मुझे खुशी कब होती है, जब मैं विदाउट लेज़र मरीज़ को दवाइयों के साथ ठीक करता हूँ। असल एक्सपर्टी तो ये वो है जो मैंने अपने वालिद से सीखी कि स्किन डिजीज़ को दवाइयों से किस तरह करना है, रादर देन कि मैं आऊँ आपको लंबा डालूँ, 50,000 जमा कराओ, ट्र चलो जाओ जी, और आप आगे मुझे कहो डॉक्टर साहब आपने ये काम पकड़ लिया, हर 6 महीने बाद बुला के मुझे 50,000 ले रहे हो, मैं तो 10 लाख खर्च चुका हूँ, वहीं का वहीं खड़ा हूँ। हमें मरीज को गाइड करना है। आम एक लेमैन जब आएगा उस बेचारे को क्या पता, वो तो एक उसको तो ज़रूरत है। तो वो जब आता है, अगर देखिए जो मकाफत अमल एक चीज़ है सर, है ना, अगर आप दुनिया में गलत काम कर रहे हैं, लोगों से गलत पैसा कमा रहे हैं, आपके सामने इसी दुनिया में आ जाएगा, किसी भी फॉर्म में आ जाएगा। ये कलाम पाक में भी दिया हुआ है। तो क्यों आप अपने आप को गुनाहगार करते हैं, ऊपर जाके जवाब नहीं देना। बिल्कुल ऐसे ही। लोग कहते हैं ना कि 6 फुट की कब्र में जाना है, सबने जाना है सर। उन लोगों को भी देखो जिनको 6 फुट की कब्र नसीब नहीं होती, ऐसे ही सर। जो बह गए पानी के अंदर, जो प्लेन क्रैश में कोई मर गया, किसी का एक्सीडेंट हुआ, किसी का पता न चला समुद्र में डूब गया। तो अल्लाह से डरते रहना चाहिए, खुदा ताला के साथ। देखिए मेरे वालिद एक बात कहा करते थे, गुलाम शबीर साहब, आपको पता है फाउंडर थे पाकिस्तान के, फादर ऑफ ड्रामा। डैडी कहा करते थे मुझे, डोंट रन आफ्टर द मनी, लेट द मनी रन आफ्टर यू। बिल्कुल ऐसे। ये उनका था, कहते पैसे के पीछे मत भागो, यहाँ अल्लाह ने तेरी किस्मत में जो लिखा है तुझे मिलना ही मिलना है, हर हाल में, हर हाल में। ना उससे ज्यादा मिलना है ना कम मिलना है, उतना ही मिलना है जितना उसकी दात में एफर्ट करोगे उसको गलत तरीके से ले लो। एग्जैक्टली। तो बात सबसे बड़ी ये है कि हम लोगों ने जो लेजर की आपने बात की है, बोटॉक्स, फिलर्स, ये अपना PRP, थ्रेड्स, उसके बाद क्या सिलिकॉन जेल्स, ये अपलिफ्ट, ये करें जरूर, मैं ये नहीं कहता, मैं खुद भी करता हूँ, लेकिन जहाँ इंडिकेटेड है ठीक, हर एक को ना, हर एक को मत करें, और किसी को गारंटी ना दें। ठीक है। गारंटी किसके पास है, उसकी जात के पास। मुझे मरीज आके कहता है डॉक्टर साहब अगर मैं 6-7 सेशन करा लूँ तो मेरी स्किन चमक जाएगी, गारंटी है? मैं कहता हूँ है, किसके पास? मैं कहा अल्लाह के पास। मैं कहा गारंटी मांगनी? कहता मांगनी। मैं कहा मैं बताता हूँ, 5 वक्त की नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो, चेहरे की सफाई रखो, जब पैसे जमा करो तो नथिया गली मरी का ना जाओ, अल्लाह के घर जाओ, अल्लाह के पास जाओ, अंदर से भी फ्रेश हो जाओ। हाँ, नबी पाक के रोज़े पे जाओ, ठीक हो जाओगे। अच्छा सर, यहीं से रेलिवेंट एक सवाल है कि फैट कैविटी के नाम से आजकल लोग जो है ना डिफरेंट टूल्स के तहत वो बंदे की फैट जो है ना उसको लेफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या बीइंग अ कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट आपके नज़दीक ये सेफ है? डिपेंड करता है कि कितना लाइपोसक्शन ऑफ फैट कैविटी, कितना बंदा हैवी है, उसको शुगर, BP, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, लंग्स की प्रॉब्लम वो तो नहीं है, क्या वो बर्दाश्त कर जाएगा फैट कैविटी, क्या वो ये प्रोसीजर्स कर लेगा। अब बात ये होती है कि आजकल मार्केट में ओबेसिटी के, मोटापे के टीके आए हुए हैं सर, आपने भी सुना होगा, मैंने भी सुना हुआ, बहुत ओजेम्पिक है, मंजारो है, बहुत हैं। ये टीके ऐसे नहीं हैं कि कोई कैंडी दें, चॉकलेट हैं, गोलियां, टॉफियां, चल यार जाओ दो टीके तू लगवा ले, 2 मैं लगवाता हूँ, कल आ तनवीर यार देखते हैं तेरा कितना वेट, ये वो बात नहीं होती। हम लोगों ने इसको मजाक बना लिया, अब लोगों को कॉम्प्लिकेशन आने लग गई हैं इन्हीं टीकों के साथ ऐसे ही। क्योंकि रीज़न ये आपको इन्वेस्टिगेट करना है, आपको मरीज़ को पहले पूरे टेस्ट करने हैं, फिर आपने मरीज़ को मॉनिटर करना है कि उसकी कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं आ रही। सो इस वजह से जो लाइपोसक्शन है, जो फैट रिडक्शन है, ये कप कैविटी है, सारे प्रोसीजर बिल्कुल आप कर सकते हैं, पहले उसको मरीज को अच्छी तरह पेशेंट टू पेशेंट वेरी करेगा, एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ द पेशेंट। बिल्कुल, हर चीज। देखिए तनवीर, आप एक बात एग्री करेंगे, कोई मरीज आपके पास आता है, किसी का BP कुछ है, किसी की शुगर लेवल, आप ये तो नहीं क्रॉस द बोर्ड करते कि आपने 4 गोलियां लिखी हैं, हर को पकड़ा दो BP के, जिसका BP कम है या ज़्यादा है या शुगर। इसी तरह हर मरीज डिफरेंटली बिहेव करता है।
हर मरीज का रिएक्शन डिफरेंट होता है, प्रोसीजर्स को भी। सर तो इस वजह से मैं ये कहूँगा कि एक ही बात सबसे ज़रूरी कि खुदारा क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाए ताकि वो प्रॉपर आपका सर्विसेज दे सके। ठीक। अच्छा सर, यहाँ पे एक चीज़ मैं समझना चाह रहा हूँ कि मेडिकेटेड और कॉस्मेटेड ये जो सीरम और लोशंस आते हैं, इनमें फ़र्क क्या होता है? देखिए, बात सबसे बड़ी ये होती है, पहले तो आपने इंग्रेडिएंट्स देखने हैं कि उसके अंदर क्या है। उसके अंदर क्या है। ठीक। आप देखें ना, आप जब कोई चीज़ लेने जाते हैं तो आप ये पता नहीं करते कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ है। भाई मैंने ये खानी है, मैंने एंटीबायोटिक आप खाते हैं, आपको पता होता है मैं कौन सा सॉल्ट खा रहा हूँ। देखें ना, आप कहते हैं ना, आप एक एंटीबायोटिक, मैं कहता हूँ तनवीर ये कौन सा लिया है? सर मैंने ये दूसरा सॉल्ट लिया था। मैं कहता हूँ ये छोड़ो यार, ये वाला सॉल्ट ट्राई करो, ये तुम्हारे लिए स्किन के लिए ठीक है, ज़्यादा बेहतर है। इसी तरह जब भी आप कॉस्मेटिक्स, कॉस्मेस्यूटिकल्स, न्यूट्रास्यूटिकल्स या मेडिकेटेड लोशन नहीं, सबसे पहले आपने उनके इंग्रेडिएंट्स पढ़ने हैं, उसमें लिखा क्या हुआ है, वो दे क्या रहा है। जब वो आपको पता चले कि क्या दिया हुआ है, फिर आपने आगे चलना है, और उसके बगैर आपने यूज़ नहीं करनी। ठीक हो गया। अच्छा सर, ऐसे लोग जो इस वक्त फ्लड रिलीफ में मेडिकल कैंपिंग के लिए जा रहे हैं या कैंप करना चाह रहे हैं, बीइंग अ कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, आपकी उनको क्या एडवाइस है कि वो कौन सी ऐसी मेडिसिन साथ लेके जाएं जो वहाँ पे लोगों को स्किन से रेलिवेंट ज़रूरी है? नंबर 1 एंटीहिस्टामीन्स, खारिश की। नंबर 2 एंटीबायोटिक्स। सर नंबर 3 लोकल क्रीम्स, ऑइंटमेंट्स, जो ये स्टीरॉइड्स होती हैं टॉपिकल देने के लिए। इंजेक्शन लेके जाएं एलर्जी के, जो हम देते हैं एलर्जी के, एवल का इंजेक्शन हो गया, स्टीरॉइड के इंजेक्शन हो गया, किसी को भी चीज़ काट गई वो लेके जाएं। उसके बाद लोशंस और जेल्स लेके जाएं, जो मॉइस्चराइजिंग लोशन जो बॉडी को उनकी को रिएक्शन से बचाए। और कोशिश ये करें कि बॉडी वॉशेस ज़्यादा दें, साबुन कम यूज़ करें। ये जो बॉडी वॉश होता है ये हमेशा बेहतर इफेक्ट करता है बॉडी पे रादर दैन साबुन के। तो मेडिकल कैंप में आपके पास इमरजेंसी ट्रे भी होना चाहिए सर, जहाँ आपने एड्रेनलिन भी रखनी है। कोई भी कॉम्प्लिकेशन, सांप काट गया, देखिए ना सांप भी आएगा जब फ्लड में आप बैठे हैं, अल्लाह ना करे तो वो काट गया, कोई बिच्छू काट गया आपको आके जो बड़ा जहरीला है, तो उसकी जहर के लिए आपको इमीडिएट रिएक्शन हुआ, आपको अल्लाह ना करे कि डेथ है, तो आपके पास पूरा ट्रे होना चाहिए, स्टीरॉइड होने चाहिए, एड्रेनलिन होनी चाहिए, एंटीहिस्टामीन होनी चाहिए, और बाकी दवाइयों के लिए, एलर्जीज़ के लिए क्रीम्स, लोशन, जेल्स और एंटीबायोटिक्स और एंटी एलर्जिक्स होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें ज़रूरी, बिल्कुल ज़रूरी। ठीक हो गया। अच्छा सर, हमारे पास आखिरी 3 मिनट है। प्रोफेसर डॉक्टर आतिफ हुसैन काज़मी का पब्लिक के नाम इस मौसम और फ्लड के हवाले से क्या पैगाम? देखिए जी, बात सबसे बड़ी यह है कि पब्लिक के नाम और इसको एडमिनिस्ट्रेशन के नाम, मैं एक बात करूंगा, मैं कोई पॉलिटिकल बंदा नहीं हूं, मैं तो एक डॉक्टर हूं। प्रोएक्टिव होना चाहिए गवर्नमेंट को। अब हर साल फ्लड आते हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आती कि हम हर साल वावेला डालते हैं, फ्लड आ गया, घर तबाह हो गया, इतना लाख बंदा, इतना हज़ार बेघर हो गया, इतना मर गया। ओ भाई, आप प्रोएक्टिव हो जाओ, पहली तैयारी कर लो। बाहर के ममालिक में अगर पता होता है, वो एक दफ़ा ऐसे बड़े बड़े डैम्स और बंद बना देते हैं, जिसके बाद फ्लड क्या है, मैं कहता हूँ कि समुंदर फट जाए, आपके घर में पानी नहीं आता। तो ये बड़ी ज़रूरी बात है। दूसरी बात यह है कि आप जब भी अपना घर लें या घर बनाएं, ये फ्लड के हवाले से बात कर रहा हूँ, तो आप उस एरिया के नज़दीक मत बनाएं कि जहाँ चांसेस हैं कि अल्टीमेटली कल को फ्लड आया और वो जनाब वहाँ से पानी बह कर और वो बंद उसका टूट जाएगा और आपके घर में पूरा घर हो जाएगा। कोई ऐसी सोसाइटी, ऐसी जगह पे ना जाएं। आपने पैसे खर्चने हैं, आपके हक हलाल का पैसा है, कोशिश करें कि बाकी ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है। खाली फ्लड में तो नहीं लोग मरते। अल्लाह ताला ने जब आपकी मौत लिखी है, ये हमारा ईमान है कि जब मौत लिखी है हमें आनी है। नींद में लिखी है, किसी एक्सीडेंट में लिखी है, यहाँ लिखी है, किसी बाहर मुल्क में लिखी है, तो मौत तो आनी है। लेकिन आप मौत को दावत ना दें। जब आप मौत को दावत देंगे, आप बिल्कुल रिवर बैंक पे जाके घर बना लेंगे, तो वो तो एक दिन अल्टीमेटली आपसे यही होगा। अपनी ख्याल करें, फ्रूट्स और जूसेस ज़्यादा लें, कोशिश करें कि डाइट अच्छी करें, और सबसे बड़ी बात है कि नहाएं धोएं, कपड़े डेली चेंज करें, और उसमें मैंने जैसा पहले कहा, नमाज पढ़ें, तिलावत करें, कलाम पाक पढ़ें, अल्लाह के नज़दीक हो जाएं। ज़िंदगी देने वाला भी उसकी ज़ात है, बचाने वाली भी उसकी ज़ात है। थैंक यू सो मच जी सर। नाज़रीन, आपने देखा प्रोफेसर डॉक्टर आतिफ हुसैन काज़मी ने आपको जितनी भी एहतियात हो सकती थी वो भी बताई, फिर आप अपनी स्किन को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं, इसकी प्रिवेंशन क्या हो सकती है वो भी आपके साथ डिस्कस की, फिर इंतज़ामी अमूर पे क्या किया जा सकता है, और अहबाब इख्तियार जो है उनके नाम भी एक मैसेज छोड़ा। बीइंग अ कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, चूँकि सर की ये जिम्मेदारी ये थी कि वे आसान अल्फाज के अंदर आपको ये चीज़ें समझाएं कि इसमें आपने स्किन से रिलेवेंट आपने किस तरह बचना है। फिर वो लोग जो फ्लड रिलीफ कैंपिंग कर रहे हैं उनके नाम भी सर का एक पैगाम हमने लिया।
ताकि उनको पता हो कि स्किन से रेलिवेंट जो वहाँ पे बीमारियाँ हैं उसके अकॉर्डिंगली हमें क्या बंदोबस्त करके जाना है, ताकि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रोटेक्ट किया जा सके। आपको हमारे इस प्रोग्राम से मुतल्लिक़ किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, कोई आपकी क्यूरी थ्योरी, कोई आपके जहनों में सवालात उठ रहे हों, आप कमेंट बॉक्स में आइए, कमेंट कीजिए। नेगेटिव लिखें या पॉजिटिव लिखें, लेकिन ज़रूर लिखें। जब आप लिखते हैं हमारी रीच बढ़ती है, हमारी आवाज़ मज़ीद मजबूत होती है। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगता है तो आप अपने सोशल मीडिया के जितने भी टूल्स होते हैं वहाँ पे इसको शेयर करें, इस नीयत के साथ कि यह सदका जारिया है, ताकि वो लोग जिनको ये सुनेंगे और उनकी ज़िंदगी में आसानी पैदा होगी तो इसका सवाब और इसका अजर जो है वो हमारे साथ साथ आपको भी मिलेगा। हमने अपने प्रोग्राम में कभी कोई इलाज नहीं बताया, कभी ये नहीं कहा कि हमारे पास ही आएँ, तो हम एक अवेयरनेस क्रिएट करते हैं ताकि लोगों की ज़िंदगी में आसानी पैदा हो। तो लिहाजा आप भी हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बने और लोगों की ज़िंदगियों में ज़्यादा से ज़्यादा आसानियाँ पैदा करने की कोशिश करें। मुझे प्रोफेसर डॉक्टर आतिफ हुसैन काज़मी और मेरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। हम दोबारा एक नए गेस्ट के साथ, नए सवाल जवाब के साथ और नए टॉपिक के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।